बात करें तो लल्लन सिंह नीतीश जी के काफी करीबी माने जाते हैं, काफी क्लोज माने जाते हैं। और जिस तरह से भारतीय सनातन धर्म पर जिस प्रकार आघात कुठाराघात राष्ट्रीय जनता दल द्वारा किया गया, नीतीश जी ने भले कुछ नहीं बोले, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने अपने जातिगत वोट बैंक को साधने के लिए, अपने अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने के लिए सनातन धर्म पर जिस तरह की जाति टिप्पणी की गई, कहा जाता है ये भी नीतीश जी के लिए कहीं न कहीं समस्या के बादल खड़े करते नजर आता है। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस विशेषांक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं, हमारा चर्चा करने का केंद्र बिंदु है एक बार फिर वो है बिहार। कहते हैं बिहार में बहार है कि नीतीश कुमार है। बिहार में बहार की कहानी की चर्चा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या जो बिहारियों से बात करिएगा उनके समक्ष ही खड़ा आता है पलायन, रोजगार की कमी, भू संपदा संसाधन की कमी। ये सारी कहानी अगर बिहारियों से बात करिएगा तो वो साफ साफ नजर आती दिखती है। एक बिहारी है, अपने राज्य से दूर रहता है, उद्यमी भी है, परिश्रमी भी है और तमाम तरह के चीजें करता है, रोजगार करता है, धंधा करता है, व्यवसाय करता है, नौकरी करता है और तमाम जगहों पर देश के कोने कोने में उच्च पद पर पदस्थ है। लेकिन जब बिहार की कहानी की ओर बात करते हैं, बिहार के चरित्र की बात करते हैं तो कहते हैं बिहार में रोजगार क्या है। बिहार में रोजगार की कहानी कुछ नहीं है। बिहार में रोजगार नहीं है, बिहार में रोजगार की परंपरा नहीं है, बिहार में रोजगार की कहानी नहीं है। लेकिन वो अतीत की बात करते हैं तो अतीत को गौरवान्वित करते हैं कि तमाम धंधे थे, उद्योग था, चाहे वो मधुबनी का इलाका रहा हो, चाहे वो समस्तीपुर का रहा हो, हर कल कारखाना जो भी था वो बंद हो गया। तो बिहार में बहार है का मैंने जो शुरुआत किया है उसमें एक सुगबुगाहट नजर आ रही है कि नीतीश जी फिर पलटी मारने वाले हैं। नीतीश जी की कहानी में फिर पलटी मारने वाली सुगबुगाहट नजर आने लग गई है, क्योंकि अभी सितंबर का महीना है, सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा और अक्टूबर आने के बाद जो सीबीआई का जिन है, जो लालू जी के पीछे पड़ा रहता है, वो फिर सक्रिय हो जाएगा। लालू जी फिर जो है वो फिर अपने गंतव्य की ओर लौट जाएंगे। वो जो कह रहे थे कि हम नरेंद्र मोदी को सेट कर देंगे, अक्टूबर का महीना फिर न्यायालय में जाएगा लालू एंड कंपनी परिवार के लिए, तो शायद ये न्यायालय की प्रक्रिया उन्हें उनके बेटे को, उनकी बेटी को, उनकी बीवी को कहीं न कहीं सेट कर देगा। तो हम नीतीश जी पर बात कर रहे हैं। नीतीश जी के पार्टी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम बात करें लल्लन सिंह, इन दिनों लल्लन सिंह भाजपा पर खूब प्रहार कर रहे हैं, वार कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें हैं और जो आपका राजद गठबंधन है उसके साथ खूब यारियां दिखा रहे हैं और भाजपा पर प्रहार कर रहे हैं। लेकिन नीतीश जी का स्वभाव रहा है कि हमसफर के साथ बदलवाव का, सफर में हमसफर बदलने की कहानी नीतीश जी की कायम है। अब नीतीश जी को लगता है कि आगामी जो चुनाव है, जो लोकसभा के चुनाव है, उसमें जो अध्ययन आ रहा है, जो कहानियां आ रही हैं, जो सर्वे आ रहे हैं, वो ये दिखा रहा है कि आने वाले चुनाव में नीतीश जी को कुछ अच्छा खासा फायदा होने वाला नहीं है, उसमें उन्हें अच्छा फायदा नहीं होगा। हम बात करें 543 सीटों की लोकसभा में जदयू के पास 16 सीटें हैं और राज्यसभा में 245 में जदयू के पास 5 सीटें हैं। पिछली बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो एनडीए यानी कि भाजपा के साथ लड़ी थी, तो भाजपा प्रचंड वेग में जीती थी। भाजपा को 300 से अधिक सीटें प्राप्त हुई थी और भाजपा गठबंधन में नीतीश कुमार को 16 सीटें मिल गई थी। अब एक सर्वे आ रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि अभी अगर विपक्ष के साथ रहकर नीतीश जी अगर चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें 4 सीटें भी जीतना मुश्किल हो जाएगा। शायद ये सब कहानी, ये सब चरित्र जो नीतीश कुमार को फिर जो है वो कहीं न कहीं वेदों की ओर लौटो, मतलब इनका जो प्रोफेशनल पार्टनर भाजपा है उस ओर कहानी जाती दिख रही है। और नीतीश जी की जदयू में भी कुछ कहानी जो है अच्छा खासा नजर नहीं आ रही। कुछ दिन पहले हमने देखा था नीतीश जी और अशोक चौधरी के बीच गलभैया नजर आई थी। अशोक चौधरी के साथ वो गला दबाते हुए हास परिहास वाले माहौल में नजर आए थे, माहौल कुछ खुशनुमा नजर आ रहा था। वहीं हम जदयू की बात करें तो अशोक चौधरी जो जदयू के नेता हैं, जो कभी कांग्रेस में थे, कांग्रेस से वो जदयू में आए हैं, उनके साथ अच्छा पट रही है नीतीश कुमार की। और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह और अशोक चौधरी में कुछ अच्छा खासा विशेष जो है वो सहानुभूति नजर नहीं आ रही है। जदयू की हम बात करें तो जदयू पार्टी में हमेशा से ही बड़े नेताओं से बड़े पार्टियों को ठिकाने लगाने की परंपराएं रही हैं।
जदयू में जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं उन्हें ठिकाना ही लगाया गया है। अगर अतीत की चौराहों में जाएं, अतीत की बात करें, तो अतीत में कई ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं जनता दल यूनाइटेड में जिन्हें ठिकाने लगा दिया गया। चाहे हम बात करें जॉर्ज फर्नांडिस की, शरद यादव की, या फिर आरसीपी सिंह की, इन्हें ठिकाने लगा दिया गया। और आरसीपी सिंह एक समुदाय से आते हैं, कहीं न कहीं उनकी नाराजगी एक भी नीतीश जी को झेलनी पड़ गई थी। ये कहानी चरित्र यहाँ पर साफ साफ नजर आने लग गया है। अब नीतीश जी भाजपा पर डोरे डाल रहे हैं। अब भाजपा भी संशय में है कि ये डोरे डाले जा रहे हैं, ये लाइन मारा जा रहा है जदयू द्वारा भाजपा को। भाजपा क्या इस लाइन का प्रतिक्रिया दे या ना दे, भाजपा के लिए ये मजबूरी भी नजर आने लग गई है। अब सम्राट चौधरी क्या करेंगे? भाजपा, बिहार भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, वो करेंगे क्या, ये देखना दिलचस्प हो। अब हम राष्ट्रीय पटल की बात करें तो भाजपा इस समय स्टैंड क्लियर नजर आ रही है। भाजपा ने अपने सदाबहार पार्टनर सैड यानी कि शिरोमणि अकाली दल को साथ छोड़ दिया। भाजपा ने अपना पुराना पार्टनर एआईडीएमके का साथ छोड़ दिया। जब से भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तमिलनाडु के अन्नामलाई ने एकला चलो का नारा दिया है और अन्नामलाई को तमिलनाडु में पसंद भी किया जा रहा है। तो जहां जहां भाजपा ने अपने सदाबहार पार्टनर को छोड़कर खुद की मजबूती की नींव डालने की शुरुआत की है, वहां भाजपा मजबूत दिख रही है। हो सकता है कि उन्हें उतनी सीटें न मिले, लेकिन हाँ आने वाले समय में उन्हें जो है इसका फायदा होता नजर आएगा। लेकिन बिहार में हम बात करें तो बिहार में जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे, हम बात करें सम्राट चौधरी, तो भाजपा कई अच्छे काम करती दिखी। चाहे वो हम बात करें दरभंगा अधिवेशन की बात कर ले, वहां हुआ था, जब चर्चाएं हुई थी, वहां जो मिलन हुआ था, भाजपा का वहां स्टैंड होता नजर आ रहा है। लेकिन जब नीतीश जी फिर से डोरे डालने लग गए हैं तो भाजपा भी असमंजस की स्थिति में करे क्या ना करे। हम बात करें नीतीश जी, तो नीतीश जी तो हमसफर बदलने में माहिर है और नीतीश जी को आता है कैसे मनाया जाता है, कैसे दिल बहलाया जाता है। नीतीश जी किसी को हाँ कहते हैं तो दूसरा कोई उन्हें ना नहीं कह पाता है। ये बातें साफ साफ नजर आती दिखती हैं। चाहे हम बात करें अतीत में हम जाएं, लालू जी के साथ चुनाव लड़ने वाली कहानी थी जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। हम बात करें 2015 में, तो लालू जी के साथ चुनाव लड़े, फिर बीच में लालू जी का साथ छोड़कर भाजपा के साथ चले गए। फिर 2020 में भाजपा के साथ चुनाव लड़े, वो जीते, फिर राजद के साथ चले गए। मतलब अब तक हमने देखते आए हैं कि नीतीश जी ने सिर्फ इस्तेमाल किया है और नीतीश जी को पता है कि कैसे लोगों को यूटिलाइज किया जाता है, कैसे आगे बढ़ा जाता है। ये कहानी नीतीश जी को बहुत अच्छे ढंग से आती है और नीतीश जी इसको निभाते आ रहे हैं। मतलब नीतीश जी किसी को हाँ बोलते हैं तो वो नीतीश जी को ना करता तो नजर नहीं आता। अब ये असमंजस की स्थिति इसलिए है कि सम्राट चौधरी करे तो करे क्या, सम्राट चौधरी क्या करना है। अब रही बात उन्हें ना बोलने का कारण, ये भी हो सकता है कि सारी ये बातें केंद्र के स्तर पर चल रही हो, इसको डील खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हो, शायद इसलिए जो सम्राट चौधरी है वो कुछ बोल नहीं पाते हो। ये भी कहानी साफ साफ नजर आती है। इसके पीछे पूरी कहानी का सार यह है कि जो अभी स्टडी आ रहे हैं, जो अध्ययन आ रहे हैं, जो रिपोर्ट आ रहे हैं, वो कहानियां ये करती हैं, अगर नीतीश जी भाजपा के साथ नहीं जाते हैं तो आने वाले समय में जो लोकसभा के चुनाव होंगे और भाजपा दिन प्रतिदिन मजबूत होते जा रही है, इसका स्टैंड क्लियर होते जा रहा है, तो वो अपनी लाज भी नहीं बचा पाएगी। अभी फिलहाल लोकसभा में 16 सीटें हैं, उनके 16 सीटें क्या, उन्हें 4 से अधिक सीट जीतने में भी उनके लाले पड़ते नजर आएंगे। और ये कहानी का आप लब्बू लुआब ये देखिए, नीतीश कुमार को पीड़ा क्यों हो रही है। ये जो मंडिया गठबंधन बना था, I.N.D.I.A. जो पूरी गठबंधन बनी, उसमें नीतीश जी को क्या मिला? उसमें नीतीश जी को कुछ मिलता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि पूरी कहानी में इसमें लालू यादव खेलते नजर आए हैं। इस पूरी कहानी में लालू यादव ही अपना जो गर्मजोशी यहाँ फरमाते नजर आए हैं। यहाँ पे दुल्हा बनने वाली कहानी, हम बात करें तो राहुल जी को प्रमोट करने की कहानी, दुल्हा बनिएगा कि नहीं बनिएगा, तमाम बातें, तमाम कहानी नजर आई। और जहां तक इसका संयोजक बनाने वाली बात थी नीतीश जी को, वो कहानी भी अब खटाई में पड़ती नजर आ रही है। 2-3 अधिवेशन हो भी गए हैं उनके, तो अब तक कोई बात बनती नजर नहीं आ रही। तो साफ साफ नजर आ रहा है, साफ साफ कहानी नजर आ रही है। और मैंने जब पहले बात किया कि आने वाला अक्टूबर कम से कम लालू परिवार के लिए मुश्किल के हालात तो पैदा करते नजर आएंगे। हो सकता है कि लालू पलटन की गिरफ्तारी हो जाए। जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजू भैया,
तेजस्वी जी की गिरफ्तारी हो सकती है। मीसा भारती में भी लैंड फॉर जॉब स्कीम का तलवार लटक रहा है, राबड़ी देवी पे भी लटक रहा है, और लालू यादव जो कहते हैं नरेंद्र मोदी को सेट कर देंगे, वो फिट हैं। और हम बात करें तो फिजिकल समस्या बीमारी के नाम पर वो जो घूम रहे हैं सजा याफ्ता कैदी हैं, वो हो सकता है फिर जेल की ओर उनका रुझान चलता नजर आ जाए। यही सब कारण है कि नीतीश जी जो है भाजपा पर डोरे डालते नजर आ रहे हैं। और अशोक चौधरी और लल्लन सिंह वाली कहानी की हम बात करें तो लल्लन सिंह नीतीश जी के काफी करीबी माने जाते हैं, काफी क्लोज माने जाते हैं। और जिस तरह से भारतीय सनातन धर्म पर जिस प्रकार आघात कुठाराघात राष्ट्रीय जनता दल द्वारा किया गया, नीतीश जी ने भले कुछ नहीं बोले, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने अपने जातिगत वोट बैंक को साधने के लिए, अपने अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने के लिए सनातन धर्म पर जिस तरह की जाति टिप्पणी की गई, कहा जाता है ये भी नीतीश जी के लिए कहीं न कहीं समस्या के बादल खड़े करते नजर आता है, उनके लिए समस्या की कहानी को और गंभीर करता नजर आता है। लोकसभा में 40 सीट है बिहार में, और ये भारत की राजनीति में बड़े मायने रखती है, तो नीतीश जी इसलिए भाजपा पर डोरे डालते साफ साफ नजर आते दिख रहे हैं। तो मैं बिहार की बात कर ही रहा हूं। बिहार में एक लॉ एंड ऑर्डर भी बड़ा मसला है। आपने देखा होगा 2 दिन पहले एक वीडियो आया था पटना के जेल से, जहां पर यूट्यूबर मनीष कश्यप ने चैलेंज कर रहे थे लालू जी के लाल को, और उन्हें चारा चोर पार्टी का परिवार से कह रहे थे। जो मनीष कश्यप के साथ जो पुलिसकर्मी खड़े थे, बेचारे कांस्टेबल खड़े थे, उन्हें भी निलंबित कर दिया गया है। ये कहानी भी फिजा में तैर रही है, ये कहानी भी चर्चा का विषय वस्तु बना हुआ है कि भाई इनको कोई बातें बर्दाश्त होती नजर नहीं आती। इस पर भी आरोप प्रत्यारोप की कहानियों का दौर शुरू हो गया। थोड़ा सम्राट चौधरी की हम बात कर लेते हैं। हम बात करें, अगर उत्तर प्रदेश में कोई घटना होती है, कोई बलात्कार होती है, कोई हिंसा होता है, तो पूरा विपक्ष उस पर तुल जाता है, पूरा चर्चा करने लग जाता है। ये जो इंडिया गठबंधन वाले हैं, कहते हैं डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में, डेमोक्रेसी खतरे में। हाथरस की कहानी देख लीजिए, वो सवर्ण और दलित कहानी बनाने की कोशिश की गई थी कि सवर्ण समाज का था, दलित लड़की के साथ बलात्कार किया था, योगी में लड़कियां सुरक्षित नहीं है, वो पूरा पलटन सच धज कर चला गया था। हम पटना की बात करें, पटना में एक स्त्री को नग्न करके उसको घुमाया गया और उसको शराब पिलाया गया पटना में, तो उसको लेकर कोई पार्टी कुछ बोलता नजर नहीं आ रहा। सभी की जो मुंह है, जुबान जो है, वो सेकुलरिज्म के धागे से लगता है सिल गया है। अगर इस पर भाजपा भी सवाल नहीं उठाएगी तो भाई आपको क्यों कोई वोट देगा, क्यों आपका कोई सपोर्ट करेगा। कायदे से हम बात करें तो भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम बात करें सम्राट चौधरी को कम से कम इसमें बोलना चाहिए था। भाई जदयू तो बोलेगी नहीं, राजद तो बोलेगी नहीं, खैर क्योंकि राजद बोलेगी तो उसमें कई कहानी आ जाएगा। राज्य में तो उनका गठबंधन है, उनकी सरकार है, वो तो नहीं बोलेगी। कांग्रेस नहीं बोलेगी कि इंडिया अलायंस की उस को पार्टनर है, तो भाई इस पर कौन बोलेगा। अब यही काम उत्तर प्रदेश में होता, चुनाव है मध्य प्रदेश में, वहां हुआ होता, उत्तराखंड में हुआ होता, और जो फलाना भाजपा शासित राज्य अगर वहां हुआ होता, तो अभी संविधान खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है, दलित खतरे में है, हम चले जाएंगे संयुक्त राष्ट्र में, तमाम तरह की बातें हैं। और कहीं न कहीं सनातन धर्म परंपरा, हमारे देवालदेव महादेव, हमारे सारे देवों पर ये आघात कुठाराघात कर दिए होते। जय भीम जय मीम वाले नारे वाले सभी सक्रिय हो गए होते हैं, लेकिन अब तक ना इनकी जमीर जागी है, ना इनका ईमान जागा है। ये जो है अपने मुंह पर पता नहीं क्या इनके जज्बात क्या है, मुझे समझ नहीं आता है। जहां बोलना होता है, जहां लड़ना होता है, वहां लड़ते नहीं है। इनके भरोसे ये दिमाग में ही चलता रहता है, नरेंद्र मोदी तो है ना, नरेंद्र मोदी तो हमें चुनाव जिता देगा। यही कहानी, यही चरित्र जो है बार बार इनका यहाँ पर साफ साफ होता नजर आता है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप हमें सुझाव दे सकते हैं। जो हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो हमें फोन पे, पेटीएम, गूगल पे भी सहयोग कर वो हमारी पत्रकारिता को बदल सकते हैं। फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, नए एपिसोड के साथ, नई चर्चा के साथ और राष्ट्रवाद की एक नई भूमिका के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम। आपका दिन मंगलमय। फिर मिलते हैं।